Day, and it is a great honor for us to hold this webinar for our investors. And we have with us today Vijay Mantri ji. Vijay Mantri ji, उनका नाम ही काफी है उनके इंट्रोडक्शन के लिए. ही इज अ बिग पर्सनालिटी, उनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है. लेकिन जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि मैं उनको अवगत कराऊं कि विजय मंत्री जी कौन है. अजमेर को बिलोंग करते हैं सर. ही इज अ रैंक. आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट टू प्लीज बी ऑन म्यूट so that we can have a smooth conversation. आप लोग सब म्यूट पे रहें. विजय मंत्री जी एक रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ही इज हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 24 इयर्स इन इन्वेस्टमेंट बिजनेस. इन्होंने अपनी शुरुआत जो की थी करियर की 1993 में की थी बिरला एएमसी के साथ में, और उसी के साथ काफी प्लेटफॉर्म्स पे सर ने काम किया है, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सर ने काम किया है, जिसमें से एचडीएफसी भी है. और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में 7 इयर्स सर ने वर्क किया है. उसके बाद ही वाज द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डॉइच म्यूचुअल फंड, and then he was managing as the managing director of Farmeka Mutual Fund as well, which is now known as Prudential Financial Firm of US. He is a speaker amongst the top financial television channels like CNBC Awaz, G Business, Bloomberg, Quint, ET Now, and सर के जो आर्टिकल्स है वो रेगुलरली फीचर होते हैं इन द मैगजीन्स लाइक इकोनॉमिक्स टाइम्स, नवभारत टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल टाइम्स. ही इज वेरी नोन and renowned name in CA fraternity also. He has given many sessions in WIRC, Mumbai, Nagpur, Aurangabad, and he is the sought out speaker about equity market and economy. एंड मैं सर को थैंक्स कहना चाहूंगा बहुत बहुत. इन्होंने हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे और एक ही बार में हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया है, एंड वी ऑल आर हैप्पी दैट आवर इन्वेस्टर्स विल बी बेनिफिटिंग with his words of wisdom. So without taking much of time, I now invite Shri Vijay ji Mantri to enlighten our investors. और जो भी उनके संचय है, जो भी इन्वेस्टर्स के दिमाग में काफी सारे सवाल रहते हैं जिसका वो प्रश्न का आंसर हमेशा ढूंढते रहते हैं, तो आज हमारे बीच में विजय जी हैं और हम चाहेंगे कि वो अपनी नॉलेज स्प्रेड करें और हमें बताएं कि सेंसेक्स जो अभी 55,000 रीच हो गया है, तो आगे क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और एक डिसिप्लिन वे में हम आज 15 अगस्त को जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, कि जो भी है हमारे जीवन में हमने आजादी जो हासिल करी है, तो हम 3 चीजों से आजाद रहें. एक तो हम मेंटली इंडिपेंडेंट हो, अपने डिसीजन खुद ले सकें, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, और फिजिकली हम हेल्थ वाइज काफी अच्छे रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे अचीव कर सकें. सो ओवर टू यू सर नाउ. Thank you, Alok. Thank you, Rajesh, for inviting me to give a talk on this very interesting topic. And I also welcome all the viewers who tuned in. Happy Independence to all of us. It's a great day, 75th day of our independence. तो मैं थोड़ा आपको पहले हिस्ट्री बताता हूँ. हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में मालूम पड़ेगा कि आज हम जो खड़े हैं वो किस तरह खड़े हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जैसे आप लोगों को मालूम है, पता होगा अपनी, 1200 से 1900 तक का जो 700 साल का पीरियड था, उसमें वर्ल्ड जीडीपी करीब 1-1.5% बढ़ी थी, और उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया और चाइना का था. जब तक ब्रिटिशर आए तब तक इंडिया के अंदर टोटल जीडीपी इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी का 25% के आसपास था. In the beginning of 15th or 16th or 17th century, India used to contribute 25% of the world GDP, और चाइना भी एक्चुअली उतना ही करता था. और उसका रीजन था कि the mean of production at that time was physical human effort. तो जिस लैंड मास का पॉपुलेशन बेस ज्यादा होगा
वहाँ नेचुरली ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और इंडिया का और चाइना का सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस था, और यही रीजन है कि उस टाइम यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी। बाकी कंट्रीज में इतना सिविलाइजेशन एडवांस नहीं था, मेडिसिन के फील्ड में बाकी कंट्रीज इतने एडवांस नहीं थे। इंडिया की फूड हैबिट्स वो सब थी बहुत एडवांस थी उस पीरियड के हिसाब से, तो पॉपुलेशन काफी अच्छी थी। इतना बड़ा नहीं, 130 करोड़ नहीं थे, लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफी लोग थे। उसके बाद यूरोप के अंदर रेनेसांस हुआ, तो वहां पे मशीनरी, स्टीम इंजन, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब आई, तो वहां पे एक जबरदस्त इनोवेशन का दौर हुआ। और वहां एक बहुत बड़ा चीज वहां पे उन लोगों ने मास्टरी कर दी, नेवल पावर, मतलब नेवी के थ्रू, बोट के थ्रू, शिप के थ्रू ट्रेवल करना और वहां आर्मी कैरी करना। तो उनके पास नेवल पावर आया, तो नेवल पावर आने की वजह से उन्होंने काफी कंट्री घूम घूम के उन कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाई। तो 200 साल तक, फ्रॉम 1700 सेंचुरी टिल 1950, यूरोप में इतना वेल्थ क्रिएट हुआ। और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि उनकी फैक्ट्री में इन सारी कंट्री से, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका कंट्री से रॉ मटेरियल आता था, वहां पे उनकी कंट्रीज में बनता था, और बन के माल वापस हिंदुस्तान जैसे देशों में वापस आता था। तो ये कॉलोनी बन गई इन देशों की, बिकॉज उनके पास नेवल पावर था। यहाँ छोटा सा एक चीज हम सुने, जानना जरूरी है हम लोगों को, कि क्यों इंडिया गुलाम हुआ। गुलाम लोग कई रीजन बताते हैं कि हमारे पास, हम जातियों में बटे हुए थे इसलिए गुलाम हो गए, ये कारण था, वो कारण था। हम सबसे बड़ा गुलाम होने का कारण था कि ऐसा नहीं कि हमारे पास, हमारे उस टाइम राजाओं में या कुछ कमी थी किसी भी तरह की, हमारे पास सेना, संपन्न सब कुछ थे, लेकिन गन पाउडर का इन्वेंशन चाइना में हुआ, और वहां से, चाइना से वो मंगोलिया की तरफ इन्वेंशन चला गया। तो जो मुगल्स और जो उसके पहले लोग आए, उनके पहले टेक्नोलॉजिकल एक बहुत ही एडवांसमेंट वाली चीज थी उनके पास, था गन पाउडर। उसकी वजह से लोग, बंदूक और तोप उनके पास थी, हमारे पास थे हाथी घोड़े, और बंदूक और तोप आपको मालूम है कि काफी लंबा डिस्टेंस तक फायर कर सकते हैं। तो उनकी विक्ट्री का सबसे बड़ा रीजन था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सिमिलरली जब हम ब्रिटिशर्स और इन बाकी काफी कंट्रीज, फ्रेंच के, फ्रांस के अंडर में, स्पेन के अंडर में, पोर्चुगल के अंडर में आए, उसका रीजन ये नहीं था, उसका रीजन था टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी क्यों था? कि उनके पास नेवल पावर आया था। तो 200 साल तक वो लोग राज किए। उसके बाद 1900 सेंचुरी से लेके धीरे धीरे उनका राज होना खत्म हुआ, और 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका बहुत बड़ा एक पावर इमर्ज हुआ, और अगेन उसका कारण था टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिका सब देशों के ऊपर हावी हुआ, और उसके बाद वो फेज चाइना का आ गया। और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस है कि हम हिंदुस्तान में आज किस जगह खड़े हैं। हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। 1900 से लेके 1950 के दौर में, जो 50 साल का दौर था, इंडिया का जीडीपी 0.001% बढ़ा, मतलब खाली 0.001% बढ़ा, क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे हैं। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेबी बूम हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जापान में, वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में। तो वहां बेबी बूम हुआ, शांति स्थापना हुई, उसकी वजह से वहां जबरदस्त जीडीपी एक्सपांशन हुआ अगले 20-30 साल तक। उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के काफी इंप्रूव हो गए सारी कंट्रीज में। और उस बीच के अंदर 70s के अंदर गल्फ में ऑयल का बड़ा इन्वेंशन हुआ, और उसके से वहां प्रोस्पेरिटी आई। ये सब कंट्री उस टाइम, इनका जब इनकम लेवल बढ़ गया, तो ये ढूंढ रहे थे कि हमारी जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, वो हम कहाँ ट्रांसफर करें। तो पहले तो उन्होंने ट्रांसफर की मैक्सिको में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, ताइवान में, साउथ कोरिया में। लेकिन जब मालूम पड़ा कि कंट्री का साइज बहुत छोटा है और इनमें इतनी कैपेबिलिटीज नहीं कि हमारा जो सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री या लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल करें, तो चाइना उस टाइम सही टाइम पे आया। 1980s के आसपास चाइना उस टाइम आया, और उसका बहुत बड़ा रीजन था कि चाइना उन वेस्टर्न वर्ल्ड को वो सब कुछ देना चाहता था जो वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए। एक कमांड इकोनॉमी थी, एक स्ट्रक्चर इकोनॉमी थी, एक आदमी की सत्ता चलती थी, और वहां पे सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, सारी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग चली गई। तो शुरू में चाइना लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करता था, लेकिन चाइना ने एक बहुत बढ़िया काम किया था अपने उन चाइना के हिसाब से, कि उन्होंने सारी कंट्रीज को यही बोला कि भाई आप जो भी चीज बनाना चाहो यहाँ बनाओ, और टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे ट्रांसफर करो। तो धीरे धीरे चाइना वो टेक्नोलॉजी को कॉपी करके उसमें बहुत स्मार्ट बनता गया,
ओवर ए पीरियड टाइम चाइना टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा एडवांस हो गया बाकी कंट्रीज के मुकाबले। तो ये चाइना का दौर था 1980 से लेके 2020 तक, आप बोल सकते हैं 30-40 साल का दौर। चाइना ने जबरदस्त एक्सपांशन किया, इतना ज्यादा एक्सपांशन किया कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में उसने जापान को बीट किया, जर्मनी को बीट किया, इवन अमेरिका को बीट किया। तो बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग नेशन के रूप में चाइना इमर्ज होके आया। लेकिन कोई भी जब देश बड़ा बनता है तो उसके साथ उसका अहंकार, उसका ईगो भी आता है और एक्सपांशनरी पॉलिसी आती है। तो चाइना ने वो एक्सपांशनरी पॉलिसी चालू की, उसका काफी रिजेंटमेंट वर्ल्ड के अंदर होता था। लेकिन कोरोना की वजह से एक बहुत, ऐसा बोलते हैं कि लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक वाली बात होगी। तो उसकी वजह से अभी क्या सिचुएशन है कि पूरी दुनिया अभी देख रही है कि भाई चाइना +1 पॉलिसी, कि चाइना के अलावा हम कहाँ जाए ताकि हमको वो सब मिल सके जो चाइना अब तक देता आ रहा। हो सकता चाइना जैसी एफिशिएंसी पे हमको नहीं मिले, लेकिन हमको एक अल्टरनेट सोर्स चाहिए ही चाहिए। तो हम आज उस मुकाम पे खड़े हैं। एक तो ये बात। दूसरा बात, इंडिया में बहुत जबरदस्त तरीके के बदलाव हो रहे हैं। उसमें क्या है कि कुछ लोग को लगता है कि उनका धंधा बंद हो जाएगा। वो एक बात सही है, क्योंकि हर 30-40 साल में धंधे बंद होते हैं, नए धंधे चलते हैं। लेकिन नई इकोनॉमी, पूरी की पूरी अलग तरह की इकोनॉमी दुनिया के अंदर बन के आ रही है। दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल, खाली पिछले साल में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप्स ने करीब $10 बिलियन रेज किया। वो है 75,000 करोड़ रुपया। इस साल जून एंड तक $10 बिलियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने और स्टार्टअप ने रेज किया, मतलब 75,000 करोड़ रुपया रेज कर लिया। जुलाई महीने में अकेले में 75,000 करोड़ रुपया वापस रेज हुआ, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपया जुलाई एंड तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने रेज किया है, प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप ने। और आने वाले पीरियड में उम्मीद है कि उतना ही पैसा रेज होगा, मतलब $40 बिलियन इंडिया में 2021 में रेज होगा। वो है इन रूपी टर्म 3 लाख करोड़ रुपया। और 3 लाख करोड़ रुपया जो है, ये इंडिया की जीडीपी का 2% है। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा पैसा रेज कर दे, फ्लिपकार्ट ने जैसा पैसा रेज किया, काफी यूनिकॉर्न बन के आ रहे हैं वो लोग, पैसा रेज कर रहे हैं। वो पैसा जाएगा कहाँ? वो पैसा जाएगा डीप टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में, वो पैसा जाएगा लॉजिस्टिक बिल्ड करने में, वो पैसा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करने में, वो पैसा जाएगा एडवर्टीजमेंट के अंदर, लोगों को हायर करने में। तो ये 2% इंडिया की जीडीपी का खाली इसके द्वारा जाया जा रहा है। तो उसका बहुत इफेक्ट कंजम्पशन के ऊपर आएगा, उसका बहुत इफेक्ट रियल एस्टेट इन सेक्टर के ऊपर आएगा। उसका ऑलरेडी बहुत बड़ा इफेक्ट हम आईटी इंडस्ट्री में देख रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री पिछले 5-6 सालों से एकदम ठंडी पड़ी थी, सैलरी हाइक्स वगैरह कुछ नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी पूरी इंडियन आईटी इंडस्ट्री में 30% का अट्रिशन है, मतलब 30% लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको 50%, 60%, 80% सैलरी हाइक्स पे नए जॉब्स मिल रहे हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इंडियन आईटी इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को रिटेन करने वाली। तो अगर इंडिया की प्राइवेट इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री में 30%, 40%, 50% सैलरी हाइक मिल रहा है, तो आप समझिए इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। कंजम्पशन बढ़ेगा, हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा, स्टील का डिमांड बढ़ेगा, सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा, सेरामिक टाइल्स का डिमांड बढ़ेगा। तो हमको ये लगता है कि अभी जो इकोनॉमी है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है, वो एक्चुअली एक बहुत ही बुरे दौर से निकल के अभी अच्छे दौर की तरफ जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इस मार्केट को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बीएसई सेंसेक्स के रिटर्न देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रेट है। ध्यान रखिए इस चीज को आप। 1980 से लेके 2020 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने करीब 15.5% रिटर्न दिया है। अगर आप उसमें डिविडेंड यील्ड ऐड कर दे तो करीब 17% कंपाउंडेड रिटर्न आया है। 17% कंपाउंडेड रिटर्न का मतलब क्या है कि करीब आपका 100 का वैल्यू आज 55,000 के आसपास हो गया है। तो इतना बड़ा ग्रोथ हमको दिखा है 40 सालों में। लेकिन किस तरह ये ग्रोथ डिवाइड हुई है? शुरू के 10 सालों में 22-23% थी, उसके बाद 1990 से 2000 के अंदर 14% थी, 2000 टू 2010 18% थी, और 2010 से 2020 का जो दौर था उसके अंदर हमारी जीडीपी ग्रोथ मार्केट ने खाली 9% रिटर्न दिया है।
तो पिछले 10 साल था अपना, जो 2010 से 2020 का जो साल था, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब दौर रहा है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। और कितना खराब रहा इसके आपको कारण भी बताता हूँ क्यों खराब रहा। अगर आप 2004 के अंदर कोई भी गवर्नमेंट पीएसयू के अंदर कोई इंजीनियरिंग ज्वाइन करे बीपीसीएल में, तो उसका स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपया था, और आईटी इंडस्ट्री में उस आदमी का स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपया था। तो आईटी इंडस्ट्री में 50% ज्यादा सैलरी थी। 2020 मतलब 15 साल बाद आईटी इंजीनियर का सैलरी 3 लाख से 6 लाख हो गया ज्वाइनिंग सैलरी आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वही सैलरी 2 लाख से बढ़ के 18 लाख हो गया। तो पिछले 6-7 पे कमीशन का रिकमेंडेशन आया, उसकी वजह से इंडिया में हमने देखा कि सरकारी नौकरियों में सैलरी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है इन परसेंटेज। अभी भी ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के बराबर उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन जो बिगिनिंग थी वहां से बहुत ज्यादा नंबर आगे बढ़े हैं। तो ब्यूरोक्रेसी मशीनरी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बड़ी है। अभी अभी पिछले 1-1.5 साल में प्राइवेट सेक्टर में हमको बड़ा बदलाव दिख रहा है। एक तो ये बात, प्राइवेट सेक्टर में चैलेंजेस क्यों आ रहे थे, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में ऐसी सिचुएशन हिंदुस्तान के अंदर हो गई थी कि लो कॉस्ट कोई भी आइटम हमारा है वो चाइना से बन के आ रहा है, और हाई कॉस्ट आइटम हम बाहर के देशों से लाइक अमेरिका से, जापान से इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। हिंदुस्तानी लोगों ने खाली फाइनेंशियल ईयर 1920 में खाली फॉरेन ट्रेवल और एजुकेटिंग किड्स अब्रॉड में हमने 90,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, खाली अपने बच्चों को बाहर भेजने, पढ़ाई में बाहर भेजने में, और खाली फॉरेन हॉलीडे में 90,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने रेज किया है, हमने वेस्ट किया है। अगर उस पे हम 10% भी मुनाफा मान लें तो 9,000 करोड़ का मुनाफा होता है। 9,000 करोड़ का मुनाफा बीएससी की जो कंपनी है उनके मुनाफे का एक सब्सटेंशियल हिस्सा है। एज मतलब वो 1-2% के आसपास तो खाली उसमें हम खर्च कर देते हैं। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट 4,60,000 करोड़ रुपया है। अगर हम उसमें 10% प्रॉफिट माने तो आप बीएससी लिस्टेड कंपनी में खाली 5% प्रॉफिट तो हम चाइना को दे रहे हैं। अगर हम खाली 10% प्रॉफिट उसके अंदर एज्यूम करें तो हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई कि जो भी ठीक ठाक आदमी है उसका कंजम्पशन का जो पैटर्न है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, आप मोबाइल ले रहे हो, आप महंगी घड़ियां ले रहे हो, महंगी कारें ले रहे हो, फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो, वो सारा खर्चे से फॉरेन कंपनियों का फायदा हुआ, और लो कॉस्ट के अंदर जो आइटम था उसके अंदर सारा का सारा चाइना का फायदा हुआ। लेकिन कोविड की वजह से वो सिचुएशन बहुत बदल रही है, और अभी हम इस दौर पे पहुंच रहे हैं कि सारी दुनिया की कंपनियां हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है। सारी दुनिया की बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि कहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ हम लोगों को दिख रही है, वहां वो जाना चाहते हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन लोगों के सामने उभर के आ रहा है कि इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ है तो यहाँ पैसा डालो। इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये पीएलआई जो प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसकी वजह से हर सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि टेक्सटाइल के अंदर, ऑटो के अंदर इंडिया वर्ल्ड लीडर धीरे धीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंडिया धीरे धीरे वर्ल्ड लीडर इमर्ज होके आ रहा है। तो ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत ही खराब दौर से पिछले 10 सालों से, हो सकता है उसका रीजन जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है उसका रीजन टाइटर एनपीए कंट्रोल हो सकता है उसका रीजन डीमोनेटाइजेशन हो, लेकिन अभी कंपनीज का बैलेंस शीट ज्यादा क्लीन है, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा क्लीन है। जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, जो बैंकिंग बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर हो रही थी, वो अभी होके पूरा का पूरा काम खत्म हो चुका है। और आप देखिए कि आने वाले 1, 2, 3, 5, 10 साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। आप जीएसटी नंबर से आप देख सकते हो, आप फास्टैग नंबर से आप देख सकते हो, आप ई बिलिंग के नंबर से आप जज कर सकते हो। हम बहुत मैक्रो डेटा देखते हैं, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का आप डेटा देख सकते हो। इन सबसे मालूम पड़ रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं रेगुलरली। आज की तारीख में यह हालत है कि काफी फॉरेन सप्लायर, काफी फॉरेनर्स, फॉरेन कंपनियां इंडिया से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाहती है कि अब आप हमारे लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करके दो कि कम से कम इतना प्रोडक्शन आप हमको करके देंगे।
हमारी ताकत नहीं, इतनी डिमांड आज इंडिया में आ रही है। सेरामिक्स टाइल्स में देख लो, स्टील में देख लो, कोई भी बाइंड आज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देख लो। एक डिक्सन टेक्नोलॉजी करके कंपनी है जो नोकिया के लिए मोबाइल फोन बना रहा है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक के लिए वॉशिंग मशीन बना रहा है, मोटोरोला के लिए प्रोडक्ट बना रहा है, चाइनीज कंपनीज के लिए मोबाइल बना रहा है। उस कंपनी ने पिछले 1 साल में इतना माल बेचा है जो उस कंपनी ने अपनी लाइफ टाइम ने कभी नहीं बेचा होगा, और अगले 1 साल में उसका प्लान है कि यहाँ से भी डबल अपनी टर्नओवर हो जाए। तो ये सिचुएशन इंडिया के अंदर है अभी। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो खाली अभी तेजी के तौर पे पहला स्टेप रखा है, और ये कोविड की वजह से हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अभी हम आते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट हमको 55,000 का लगता है, तो काफी लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो मैं कुछ आपको पर्सपेक्टिव देता हूँ। ये मार्केट हम कंपेयर करते हैं कि जो पहला मार्केट एकदम बुल फेस में हुआ वो 2008 के अंदर हुआ। उसके बाद 1 साल के अंदर वो मार्केट गिर के करीब करीब 60% के आसपास मार्केट गिरा 2008 के बाद। अभी का मार्केट 2008 से कंपैरिजन में क्या है? 2008 में सेंसेक्स 21,000 के लेवल पे था, अभी 55,000 के लेवल पे है। तो हम कंपैरिजन करते हैं। तो 2008 का जो मार्केट था उसके 5 साल पहले, 5 साल में म्यूचुअल फंड ने 50% एनुअलाइज ग्रोथ दिया है। मतलब आपका एनएवी 5 साल में 8 टाइम बढ़ा है। अभी 5 साल का रिटर्न 14% एनुअलाइज है, मतलब अभी खाली आपका 5 साल में पैसा डबल ही हुआ है। 2008 में 10 साल का रिटर्न 35% एनुअलाइज था, मतलब फंड का एनएवी 2007 में 20 गुना बढ़ा है। अभी 10 साल का एनएवी ग्रोथ 14% एनुअलाइज है, मतलब खाली 4 टाइम ही एनएवी ग्रोथ आपका हुआ है। तो जो अभी का जो मार्केट है वो 2007 वाला फ्रोती बबली जोन के अंदर नहीं है। अभी मार्केट पिछले जून 2020 के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट था वो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जो क्वार्टरली नंबर थे टॉप 1000 कंपनी के, वो 1,31,000 करोड़ रुपया था। वो कंपनीज का प्रॉफिट अभी 2,70,000 करोड़ हुआ है मार्च तक, और ये नंबर जून क्वार्टर के नंबर अभी फाइनल होने बाकी हैं। वो आते आते नंबर और अच्छा हो जाएगा। तो ये बाजार ऐसा नहीं है कि खाली लिक्विडिटी पे चल रहा, सट्टे पे चल रहा है। कुछ सेगमेंट मार्केट के हर बाजार की कंडीशन में सट्टा या बबली जोन में है। ये मार्केट बबली जोन के अंदर नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बाजार ऐसा है कि यहाँ जब भी बाजार गिरे आप इन्वेस्ट करो। इस बाजार में 10%, 20%, 30% करेक्शन कभी भी आ सकता है, लेकिन जितना डीप करेक्शन रहेगा उतना ही फास्टर बाजार के अंदर रिकवरी होने वाली है। तो ये बाजार से पैसा निकालने का बाजार नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इस बाजार के अंदर जब भी माल मिलने का समय है आप पैसा डालो। एक तो ये चीज ख्याल रखो। दूसरा, जो आम इन्वेस्टर जाता है जनरली वो स्मॉल कैप्स के अंदर जाता है। वहां पैसा एकदम फटाफट बनता हुआ दिखता है कि आईपीओ में पैसा डाल दिया, वहां बड़ा पैसा बन गया। स्मॉल कैप में इस स्टॉक में डाल दिया, उसमें 20% का अपर सर्किट लग गया, 3 महीने में पैसा डबल ट्रिपल हो गया। वहां वहां बबल जरूर क्रिएट हो रहा है। वहां जरूर इन्वेस्टर थोड़े कॉशियस रहें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। वरना इस बाजार के अंदर हमको कोई बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें, आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म एफडी में बिल्कुल पैसा इस बाजार के अंदर नहीं डालें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंडिया के अंदर ऊपर जाएगा। ऑलरेडी 10 ईयर जीसेक जो 5.70 5.80 था 6.2 के आसपास हो गया, ये ऊपर जाएगा। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा क्योंकि ग्लोबली इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया है। रियल एस्टेट मार्केट मैं 2008 से मेरे फेसबुक पोस्ट देख सकते हैं आप। 2008 से लेके 2018 तक मैं रियल एस्टेट के बारे में नेगेटिव बोलता आया। इस साल के बिगनिंग में हमने नोट दिया है कि हमको लगता है कि रियल एस्टेट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और हमको लगता है कि रियल एस्टेट अगर आपको अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगले 3 से 6 महीने का बहुत अच्छा दौर है प्रॉपर्टी खरीदने का। उसके बाद प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी मार्केट के लिए भी बाजार बहुत अच्छा है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बाजार बहुत अच्छा है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी बाजार बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट के लिए बाजार ठीक नहीं है। आईपीओ फंडिंग के लिए ये बाजार ठीक नहीं है। अगर आप ज्यादा एफ एंड ओ और ये सब में काम करें
उसके लिए बाजार ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बाजार अभी भी बहुत ही अच्छा है। तो आलोक, ये मेरे ओपनिंग रिमार्क है। आपके कोई क्वेश्चन है, आपके आपके इन्वेस्टर के, तो आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सर फॉर दिस एनलाइटनिंग टॉक स्पीच। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी इन्वेस्टर्स की कोई क्वेश्चन है जो सर से चाहते हैं पूछना, तो दिस इज द गोल्डन चांस। विजय सर बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इनका, और बहुत इजीली उन्होंने अपना टाइम दिया है, तो वी शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी। और किसी के भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा कि वो अनम्यूट करके और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आलोक भैया, मेरा एक क्वेश्चन था विजय सर के लिए। हाँ, सर बोलिए। आपने काफी काफी सही आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू फॉर दैट। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो इंडियन इन्फ्लेशन है इस समय ऑल टाइम हाई पे पीक कर रहा है और इट कंटिन्यूज टू ग्रो, मतलब अगले 1-2 साल के लिए तो उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो नीचे आएगा। तो ये काफी जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होती है उसको ऑफसेट करने में इसका भी बड़ा रोल होता है ना, कि इन्फ्लेशन जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा तो टेक्निकली आपका पैसे का वैल्यू उतना कम होते जाएगा। तो इस मामले में आपका कोई फोरकास्ट या आपका कोई अंडरस्टैंडिंग आप अगर शेयर कर सकें तो। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। सॉफ्ट कमोडिटी का ग्लोबली, सॉफ्ट कमोडिटी हम बोलते हैं जो खाने पीने की चीजें, उनका तो इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइज काफी ऊपर है। हार्ड कमोडिटी से मेटल्स हो गया, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, सबका दाम बढ़ रहा है। फ्यूल, क्रूड ऑयल 100% बढ़ गया पिछले 1-1.5 सालों में, तो इसका डेफिनेट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो असेट प्राइजेस भी बढ़ती है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब क्या कि जो चीजें प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। तो इसका मतलब है कौन लोग चीजें प्रोड्यूस करते हैं, बिजनेसमैन, कंपनीज वो चीजें प्रोड्यूस करती है, उन्होंने अपना दाम बढ़ा दिया। तो पिछले 10-12 सालों में पहली बार कॉर्पोरेट्स के पास परचेसिंग पावर आया है, प्राइसिंग पावर आया है कि वो अपने चीजों के दाम बढ़ा सकते हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है इनवेरिएबली असेट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छा दौर रहेगा इक्विटी के लिए भी, और ये बहुत अच्छा दौर रहेगा रियल एस्टेट के लिए भी। और इन्वेस्टमेंट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट में जब इम्पैक्ट आता है कि जब आप बोरो पैसा करके तब इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी इतना बड़ा बोरोविंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ काफी कम है और सारी बड़ी कंपनी अपना डेट एक्चुअली कम ही कर रही है बढ़ाने के बजाय। तो अभी वो इतना बड़ा मुद्दा इन्वेस्टमेंट साइकिल के लिए नहीं, चैलेंज वाली बात है। दूसरा, अभी कैपिटल की वर्ल्ड वाइड कोई कमी नहीं है। आपके पास अच्छा आइडिया है तो आपको उसको फंड करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। अभी इन्वेस्टमेंट पहले जैसा नहीं कि प्लांट और मशीनरी में आप डाल रहे हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट करो। जैसे आपको कोई चीज बनानी है तो आप जमीन लेते हो, प्लांट एंड मशीनरी लेते हो, फैक्ट्री बनाते हो। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग का वो इंडस्ट्री का कोर ही नहीं रहा। वो तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके किसी से भी बनवा सकते हो। अभी वो लोग को ज्यादा ग्रोथ मिलेगा जो असेट लाइट बिजनेस चलावे। जैसे आप जोमेटो को आपने देखा हो, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप हो गया। अभी काफी लोग इस पे हंसते भी है। मुझे पता नहीं जोमेटो को क्या होगा, लेकिन क्या उन्होंने इन्वेंट किया वो देखने लायक चीज है। उन्होंने डीप टेक्नोलॉजी में इन्वेंट किया। उनको मालूम है कस्टमर बिहेवियर पैटर्न क्या है, कि कौन क्या खाता है। तो उनके पास ऐसा डेटा अवेलेबल है जो बहुत यूजफुल है। जैसे आज देखो, आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो पहले एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में होता था, होर्डिंग लगती थी, पोस्टर लगते थे। अब जब हम सब गाड़ी में जा रहे हैं, मोबाइल पे ध्यान है, तो होर्डिंग पोस्टिंग कौन देखेगा। आज सारा एडवर्टीजमेंट होता है सोशल मीडिया से। तो अगर जोमेटो को मालूम है कि इस फैमिली में पिज्जा ज्यादा खाया जाता है, तो उसको मालूम है कि पिज्जा खाने वालों को कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आपको वही मेडिसिन, आपको उसका ऑटोमेटिकली रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट आता रहेगा। किसी ने कहा है कि एक पिज्जा जॉइंट 50 डॉक्टर को एम्प्लॉयमेंट देता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब तो हम कोई डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप देखिए उनके पास आपके पूरे डेटा पैटर्न है। तो उससे आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब
वो पंडित से भी ज्यादा वो आपकी जन्मपत्री उनको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस टाइम ऑर्डर दे रहे हैं, और कस्टमर काफी हैप्पी कस्टमर है, तो आपको टारगेटेड करके मार्केटिंग किया जा सकता है। तो जो कस्टमर का डेटा है वो बड़ा इनहांस हो सकता है। आज फेसबुक का देखिए, फेसबुक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 60% 80% है। फेसबुक बनाता क्या है, किस बात का पैसा कमा रहा है फेसबुक? फेसबुक पैसा कमा रहा है हम जो फेसबुक में लिख रहे हैं उसकी वजह से, हम जो फेसबुक में आ रहे हैं उसकी वजह से फेसबुक पैसा कमा रहा है। तो आजकल जो सिस्टम हो गया वो ये नहीं कि अपने प्लांट बना दिए। जैसे पहले क्या होता था कि जिस आदमी के पास खेत एग्रीकल्चर है, जिसके पास जितना बड़ा खेत उतना बड़ा जमींदार, क्योंकि लैंड वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव असेट। धीरे धीरे लैंड प्रोडक्टिव असेट नहीं, जो किसान फसल बनाता वो पैसा नहीं कमाता था, जो उस फसल को रेस्टोरेंट में फूड कन्वर्ट करके बेचता था वो पैसा कमाता था, या फूड प्रोसेसिंग करके काम करता था वो पैसा बनाता था। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर हम काफी इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से आज की तारीख में वो आदमी पैसा नहीं कमाएगा जो ऑब्वियसली दिखता है, लेकिन उसको कैसे इनहांस करके अल्टीमेटली कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट लेके जाएगा वो पैसा कमाएगा। तो उसका इन्वेस्टमेंट पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली असेट इन्फ्लेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सॉरी मैंने आप काफी लंबा जवाब दिया, बट आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन ऑल दीस थिंग्स। थैंक यू नहीं, सर। थैंक यू। काफी डिटेल में था, मतलब अच्छा हुआ, समझ में आया, अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा मुझे। थैंक यू। Deep Khare sir. Yes. I have a question. Yes, Siddhi, you can continue. Yeah, hello, sir. It was a very informative session. Thank you for that. I have like three questions. The first one is like you just mentioned about the how the real estate will boom. So the thing is, like, just out of curiosity, I'm asking that because of this pandemic, the real estate market has hit a slump. And you said, in the next upcoming 3 to 6 months, it's a very good time to invest in properties and all. So does this time period is as in, like, appropriate for us? Like 3 to 6 months, isn't it short? Because now the economy has just started recovering, and now since the real estate is already in slum, it will take time to boom. So first question is this. Second, as I am a budding investor, so I just like want to know your insights on the upcoming, like, the sectors where we will be seeing massive growth. Third question I have, that you just mentioned about the IPOs, that it is not that great investment, but seeing the past IPOs performance, the listing gains that we get, we have been receiving massive gains, massive listing gains. So doesn't that opportunity a good investment? Like, for a short term purpose, you fetch crazy returns. So good. Let me just try to answer this question one by one. When you look at investing in any other asset category, one of the best benchmark to invest is when the asset category is not doing well. When the asset category is doing very well, everybody is investing, and then you rarely make big money in the process. You end up making money in very short period of time, but in long term, the pain is always there. So it's like you are hungry and you want to eat samosa. It tastes very good, but the consequence of eating samosa is felt after 5-6 hours or maybe little later. Invest in asset category is not doing too well. Real estate has a 10 to 12 year cycle. It peaked in 1992, then it went down till year 2004. And from 2004, we have seen one of the best bull market in real estate from 2004 to 2012-13. Now, almost 2011-12. From that level, the real estate market has already done a major course correction over the last 8 to 9 years. Now it is time that more money would be available in the hand of every common Indian you will see in next couple of years. People are searching for alternate property. People are searching for big houses. People are searching working from home. People are searching for working from distance location. All with this lead to demand in the property and in consumption. So that is one part. So property, and when you want to buy house, next to 3 to 6 months to buy, I'm not selling you need to flip it. I'm not saying you need to sell.
but next 3 to 6 months is a time when you start, because property deal doesn't happen in 5 days, 6 days. It takes a lot of time. Sometimes it takes 2 to 3 months to complete the deal. So I think there's a time you start examining the property. It's the one part. The second part, which sector would do well? In my opinion, pharma has done very good in last 1.5 years. We have recommended pharma in the beginning of 2019. Now we are saying that pharma will continue to have a growth, but pharma stocks' biggest gains are behind us. IT industry's biggest gains are behind us. So I think now the new money would be made in power, infrastructure, old economy stock. So that is the one area where you could put focus. Second, where we see more money would be made in a PSUs, because PSUs has not given effective return almost in last 10 years. So these are three areas I would say you will make more money. Now the last question of IPO gain. So it looks like we made big money, but let me ask you a very simple question. आपने 1 लाख रुपए का IPO में एप्लीकेशन डाला, आपको अलॉटमेंट कितने रुपए का आया मैम, बताइए. Luckily, I have received all the allotments that I have applied for the IPOs. So yeah, so in that way, I was fortunate enough from तो बट others. आपने 1 लाख रुपए का पूरा अलॉटमेंट आ गया आपको क्या? No, not 1 lakh. I just bid for 2 applications and I received one of them. तो आपने दो में कितना पैसा डाला था टोटल? Yeah. नहीं, आपने टोटल कितना पैसा डाला दो एप्लीकेशन में मिला के? As in, sorry, I didn't get. मतलब every IPO, I have applied for at least 2 applications, हाँ, 2 so lots. So 2 lakhs, basically you invested 4 lakh rupees, right? If I'm not wrong, right? Around 4 lakh rupees? No, so like one lot amounts for approximately 15,000 rupees. So twice, if I like 2 lots, if I apply, so it's approximately 30 to 32,000 investment. So 30 to 32,000 you got allotment in one, and you suppose it got listed at 50% premium, right? Let's assume. Yeah. So on a 30,000 investment, you got allotment in one. Out of 15,000, you made 7,500 money, right? That's what you're saying, right? Right. Yeah. Now you get very excited, very good about it. But what is your total wealth? Your wealth is 10 lakh, 15 lakh, 1 crore. People have that kind of money, more than that. So in absolute term is nothing, is peanuts. Because suppose you had 1 lakh rupees or 5 lakh rupees, and suppose that 5 lakh rupees is invested in Nifty alone, and Nifty has gone up 2%, it gave you 10,000 rupees money. The question we need to keep in mind is not what we are making on a small part of the portfolio. It doesn't matter anything. What is most important is that आपका total portfolio कितना है, उसके ऊपर आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो. आप अगर कोई एग्जाम देते हो, उसके अंदर 10 पेपर है, एक पेपर में आपने 100% स्कोर कर लिया, बहुत अच्छी बात है. उससे आपका परसेंटेज डिसाइड नहीं होता है. आपने सारे पेपर में कितना मार्क्स स्कोर किया, उससे आपका परसेंटेज डिसाइड होता है. सो हर मार्केट में आपको ऐसे छोटे छोटे गेन मिल जाएंगे, इससे आपको किक मिल सकता है, बट इससे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं होती है. आपके पास 1 करोड़ रुपए का घर है, सपोज करो मेरे 50 लाख का घर है, आपके पास एफडी में 30 लाख रुपए पड़ा है, वो क्या रिटर्न दिया आपको साल भर में? I think as an investor we need to get a little more sober about, more clear about these things. ये मेरा पर्सपेक्टिव आपको, इसका ध्यान रखिए बस आप. Understood, sir. Thank you so much. Vijayji, thank you very much. Vijayji, I'm so happy to meet you and to see my family members, Rakeshji, Rajeshji. They are my family members and I haven't met them for all the time. It is more of a meeting of family than to talk about investment. Okay, my investment is these people. Okay, that is my asset. That is what I tell you. Anyways, it's difficult because I'm seeing them for years put together, and rest was very small thing. And I would like to say again that investment is these people, and that's what makes me feel very strong and happy. Of course, since my childhood, I met them around 40 years earlier, 35 years earlier. Since then, they are looking after me, and I think my all money is doing very well.
and they are the people who keeps me updated as well as look after my all investments. But of course, I'm now ending towards my journey of earning. I'm in a job which is having no pension and whatnot. So it was true that with Rakesh ji and Rajesh ji, I was looking forward that I have some peaceful retirement age and all that, retirement time and all that. As per them, I've done a lot of investment in my whole portfolio. Every penny is looked after by them only. I was only apprehensive about keeping some FD in the bank. But when I heard from you that you can keep some amount of your money also in the bank, which is always liquid and can be touched anytime you feel like. So I just want to ask you that if, say, I have 50 lakhs put together as my liquid wealth, what percentage should I keep in mutual funds? How much I should keep my insurance investments, and how much should I keep as in bank FD? If you tell me, it will be great. Thank you. I believe that in all the debt instrument, bank invariably offer the lowest return. It offers the lowest return in all debt instruments. So my recommendation to you is look at investing in equity arbitrage fund, which are as safe as bank deposit, actually more safe than the bank deposit. And they in current market offer close to 4% tax-free return. And you can access this money anytime. You can get money in 3 months' time. So the advantage, suppose you have a 10 lakh rupees and you want 5,000, you can take out 5,000. You want what is called specifically? Equity arbitrage fund. Alok and Rajesh will explain you more details. Alok, dear, just take care of it. I think we'll be moving some money from that to their side. Yes, sir. So Sure. and what we can do to look at enhancing the return, I tell you very simple strategy. कि आप वो पैसा इक्विटी आर्बिट्राज में रखिए और जो खाली गेन आता है वो खाली इक्विटी में ट्रांसफर करिए. तो क्या है कि आपका प्रिंसिपल हमेशा सेफ रहेगा और जो आप गेन ट्रांसफर कर रहे हैं उससे ओवरऑल पोर्टफोलियो यील्ड इंप्रूव हो जाता है. तो जो मार्केट गिरता है तो आपके पेट का पानी नहीं हिलता क्योंकि आपको मालूम आपका प्रिंसिपल तो सेफ है. और मार्केट बढ़ता है तो जो आपका पैसा इक्विटी में जाता है उसका वैल्यू बढ़ता है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो गेन काफी अच्छा हो जाता है. तो आप ये चीज मेरे हिसाब से आप कर सकते हो. और मैं कभी बैंक एफडी का फैन नहीं रहा हूँ. We pay too much price for our love and affection for the bank. Bank offer the lowest return. आप जैसे एक SBI की 3 साल की एफडी करते 1 साल की एफडी करते हो वो आज 4%, 4.5, 490 के आसपास जो भी है. उसी बैंक का 1 साल का CD का पेपर जो मार्केट में अवेलेबल है हो सकता है 1% ऊपर अवेलेबल हो बाजार के अंदर, है ना. तो इस चीज का ध्यान रखें. तो एफडी की बजाय जो मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताया कि हम इसको लो रिस्क या जीरो रिस्क इक्विटी पोर्टफोलियो बोलते हैं. आप पैसा आप चल एफडी में पैसा रखो कोई बात नहीं, लेकिन जो इंटरेस्ट हो आप इक्विटी में ट्रांसफर करते रहिए. उससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो यील्ड बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसका ध्यान रखिए सर आप. थैंक यू वेरी मच. आई गॉट योर पॉइंट. या थैंक यू. And what about mutual fund? Is it right time to increase the investment in mutual fund, or we wait for a while? Say I have another 5 lakhs to put in a mutual fund. Say I'm having deduct ready money. I take out from bank FD when getting matured. If I can put directly in mutual fund, or I transfer into other things you're saying. देखिए आप जब म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो म्यूचुअल फंड में डेट 100% डेट ऑप्शन भी अवेलेबल है और बैलेंस एडवांटेज भी है, बैलेंस फंड भी है, इक्विटी फंड भी अवेलेबल है. अच्छा, अगर आप मीडियम टर्म में डालेंगे तो 3 साल के लिए पैसा डालेंगे तो बैंक एफडी से नेट ऑफ टैक्स आपको 2% ऊपर ही मिलेगा. अगर आप इक्विटी आर्बिट्राज इक्विटी एडवांटेज फंड या इक्विटी में डालेंगे तो आपको 3-4 साल का होराइजन रखना पड़ेगा और वहां आपको 3-4% ऊपर मिलेगा. लेकिन मीडियम टर्म में शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 10%, 20% नीचे दिखे, तब आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए. आप इक्विटी और इक्विटी एडवांटेज में वही पैसा डालें जो कम से कम 5 साल आपको नहीं चाहिए. वो पैसा आप डालें, मेंटली रेडी रहें कि 10-20% गिर सकता है टेम्पररी, लेकिन वापस वो बढ़ता ही है. क्योंकि आप किसी भी फंड का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसका एनएवी आप देख लें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि 10%, 20%, 30% नॉर्मल गिरता ही है, लेकिन जो वापस बढ़ता है तो पुरानी एनएवी से बहुत ऊपर चला जाता है. तो आप वो चीज कर सकते हैं. जी, thank you. I think that is all from my side. Thank you very much. Sir, we have few questions in the chat box also, so I'll just read out to you. Yeah, please. One question is from Rajiv G. Gupta. He's like, how to select the best stocks and how to understand the analytical chart of stocks
will going up or going down. So it is related to stock market. देखिए, मैं डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में, मेरा कंप्लायंस मुझे अलाउ नहीं करता डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में बात करना, लेकिन स्टॉक्स को समझना जब तक आपका फुल टाइम जॉब नहीं है ये इम्पॉसिबल है। मैं म्यूचुअल फंड का सीईओ रहा हूँ, कोई एनालिस्ट आता है, रैंक होल्डर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एमबीए किया हुआ, उसको 10 साल एज ए एनालिस्ट खाली घिसना पड़ता है फुल टाइम। उसके बाद हम उसको बहुत छोटा पोर्टफोलियो देते हैं मैनेज करने के लिए। उसके बाद वो अगले 2-3-4 साल मिस्टेक्स करता है और उसके बाद ही उसको हम पैसा देते हैं मैनेज करने के लिए, और उसके बाद भी उससे गलतियां होती है, बिकॉज ये पार्ट ऑफ द जॉब है, ठीक है ना। तो कोई भी बेस्ट ऑफ द फंड मैनेजर जब 10 स्टॉक खरीदता है तो वो 6 या 7 में ही सही जाता है, 3-4 में उसका भी कॉल हमेशा गलत जाता ही है। ये पार्ट ऑफ द कोर्स है। तो कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को फंड मैनेजर को बीट करना इम्पॉसिबल है। आप हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में बीट कर दिए हो, लेकिन 3 से 5 साल के दौर में आप बीट नहीं कर सकते। आप देखिए पेंडेमिक का सिचुएशन 1 साल पहले अप्रैल में ये माहौल था कि आप खाली क्लीन कंपनियों में पैसा डालो, आप बड़ी कंपनियों में पैसा डालो, HDFC, एशियन पेंट, HUL, इनमें पैसा डालो, क्योंकि बहुत खराब सिचुएशन दिख रहा है, तो इन कंपनियों में पैसा डालो। पिछले 1 साल का रिटर्न देखो, नेस्ले का नेगेटिव है, HUL का नेगेटिव है, HDFC ग्रुप का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, परफॉर्मेंस वाइज स्टॉक प्राइसेस। सबसे बढ़िया रिटर्न मेटल स्टॉक ने दिया, जो 1 साल पहले कोई टच नहीं करना चाहता था। तो जब तक स्टॉक पिकिंग आपका फुल टाइम जॉब नहीं है, आप खाली छोटे पोर्टफोलियो पे खेल सकते हैं, लेकिन आप इसको खाली खेल ही समझिए, ये सीरियस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का रास्ता नहीं है। काफी लोग इस रास्ते पे आए हैं, हजारों में से एक आदमी ठीक होता है, 990 लोग अपना पैसा बर्बाद करके ही निकलते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी ईगो ट्रिप है कि एक आम आदमी को लगता है कि वो बहुत होशियार है, वो पैसा बना के निकल जाएगा। ये बोलना बहुत आसान है, इसके जीते जागते उदाहरण दुनिया में है ही नहीं। बहुत ही कम लोग हैं, जो भी है वो फुल टाइम इन्वेस्ट। जैसा भी मिस्टर बिलखानी है, जिन्होंने अभी 5 करोड़ रुपया जोमेटो में डाला था, उस 5 करोड़ का उनका 15,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। तो आप एक तरफ देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि वो उनका ग्रोथ हुआ है 300 टाइम के आसपास। ही लुक्स वेरी गुड इन्वेस्टर टुडे। नाउ द क्वेश्चन इज, वो 15,000 करोड़ को वापस 300 टाइम बढ़ा सकते हैं क्या? सो लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सम पीपल्स लाइफ, लेकिन वो स्टोरी में वो आता नहीं है। उसके लिए आती है, लक नहीं आता है। यार 15,000 करोड़ अगर आप उसको 300 टाइम कर दिए, 15,000 करोड़ को आपने 10 टाइम किया तो 1.5 लाख हो गया। आपने इसको 100 टाइम किया तो 15 लाख हो गया, 45 लाख हो गया। मतलब इंडिया की जीडीपी का कुछ हिस्सा हो जाता। वो इज नॉट दैट इजी। और जो चार्ट देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरा उनको सिंपल एडवाइस है, वेरी ऑनेस्टली, डोंट टेक इट अदरवाइज, कि चार्ट देख के आप एडवाइस करें, खुद का इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करें। चार्ट देख के आप उस आदमी को चार्ट देख के स्टॉक रिकमेंडेशन करें जिससे आप मन ही मन में जलते हैं कि इस आदमी ने बहुत अच्छा पैसा बना लिया, अब इसको मैं चार्ट दिखाता हूं। शुरू शुरू में पैसा बनेगा, अल्टीमेटली घुस जाएगा। क्योंकि आज तक दुनिया में आप देखिए, जो वेल्थी लोग हैं आपके शहर में, वो सारे बिजनेसमैन हैं। आज दुनिया के जो सारे वेल्थी इन्वेस्टर हैं, उसमें एक भी चार्टिस्ट का नाम बता दीजिए मुझे। आज हम टॉप इन्वेस्टर्स की बात करते हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में, उसमें एक भी चार्टिस्ट नहीं है। एक चार्टिस्ट का मुझे नाम बता दिए कि जिसने चार्ट से पैसा बनाया हो, मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन ये बहुत बड़ी ईगो ट्रिप है अपन सब लोगों की। तो मेरे हिसाब से आपका सीरियस लॉन्ग टर्म वेल्थ है, उस पर ये रिस्क मत लीजिए। ये खाली मेरे हिसाब से प्योर एंड प्योर सट्टा है। लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा है कि उस सट्टे से हम दूर जा नहीं सकते। युधिष्ठिर ने अपना पूरा राज खो दिया था 5,000 साल पहले। हम वो मिस्टेक नहीं करें, यही मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है।
Thank you, sir. So one more question: where should I invest as a new investor? In what class, stock or funds, mutual funds? आप फंड करिए. फंड का हिंदुस्तान में मैं आपको सिंपल बोलता हूं, जैसे कि मैं तो फंड इंडस्ट्री से 25 साल से एसोसिएटेड हूं. काफी फंड है हिंदुस्तान में जिनका 25-25, 30-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है, और वो 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड 19% एनुअलाइज गेन है. मतलब आपने 10 रुपया डाला 25 साल पहले, वो 900 रुपया पे है आज की तारीख में. अभी इससे ऊपर रिटर्न चाहिए कि आपको, मुझे बता दीजिए. तो फंड्स हैज डन फैंटास्टिक जॉब. आप वो ध्यान रखिए. हिंदुस्तान में 8000 लिस्टेड स्टॉक्स हैं. इन 8000 लिस्टेड स्टॉक्स में से खाली 300 स्टॉक ने पैसा बनाया ढंग से इन्वेस्टर का. तो हमारे में क्या काबिलियत है कि हम 300 वैसे स्टॉक ढूंढ सकें. तो जब आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप उधर ध्यान दीजिए. अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से पैसा डालिए, आपका बहुत अच्छा पैसा बने. एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आप इंडिया में हैं और आप इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं. हमारे पैसे पे सबसे बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन का, मतलब प्राइस राइज का. महंगाई बढ़ती है, और महंगाई कहाँ से बढ़ती है? जिन चीजों को हम कंज्यूम करते हैं उनके दाम बढ़ते जाते हैं. और दाम कौन बढ़ाता है? कंपनियां बढ़ाती है. और जब कंपनियां दाम बढ़ाती है तो कंपनियों को मुनाफा बढ़ता है. तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तो मुनाफा जाता है शेयर होल्डर्स के पास, क्योंकि वो ओनर होते हैं कंपनियों के. अगर आप इंडिया में हैं, पैसा एफडी में डाल रहे हैं, इसका मतलब आपको रिटर्न तो कम मिल रहा है, लेकिन आप इंडिया की महंगाई में हिस्सेदार है, लेकिन इंडिया की प्रगति में हिस्सेदार नहीं है. जब आप इक्विटी में पैसा नहीं डालते हैं तो आप इंडिया की महंगाई में हिस्सेदार है, इंडिया की इक्विटी में हिस्सेदार नहीं है. आप एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की एफडी, अगर आपने 1 लाख रुपया 1994 में एचडीएफसी बैंक की एफडी में डाला होता, तो 1 लाख रुपया सपोज 10 लाख हो गया आज की तारीख में. वही 1 लाख करोड़ रुपया एचडीएफसी बैंक में 10 करोड़ रुपया हो गया. एफडी में आपका पैसा एक दिन भी नीचे नहीं गया, लेकिन वो 10 लाख ही बना. आई एम जस्ट पुटिंग ए नंबर. इक्विटी में पैसा 10%, 20%, 30%, 40% टूटा है, लेकिन आज वो 10-20 करोड़ रुपए के ऊपर खड़ा है. आपको इक्विटी लेना कंपलसरी है. बैंक एफडी में सबसे ज्यादा पैसे का नुकसान होता है. बैंक एफडी लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के रिस्की है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अगर रेट ऑफ रिटर्न आपके इन्फ्लेशन से नीचे है, तो आप साल दर साल उसके अंदर पैसा तोड़ रहे हैं. इस बात का आप ध्यान रखें. इस चीज को ध्यान में रखें. अगर आप यंग इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करें. ये आपको वॉलेटिलिटी वैसे ही है जैसे आपने कोई एक्सरसाइज रिजीम चालू किया है, वर्कआउट करना चालू किया है, तो बॉडी दुखेगी, जॉइंट्स में पेन आएंगे, डाइट रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, तो आप अच्छा और हेल्दी रह पाएंगे. वरना आप कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी मैजिक पिल ले, आपका वेट कम नहीं होगा, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी. तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस अपनाएं, इक्विटी को अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट द वॉलेटिलिटी एंड लिव विद इट. So one more question we have: shall we opt for buyback offer in merger? Which company is more beneficial? Amalgamated company. देखिए, ये अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बायबैक और ये मर्जर से ब्रोकर लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ इमीडिएट पैसा बनने का चांस रहता है. मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सब पे ध्यान ना दें. आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो खड़ा करें, म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, और आपके पास फ्री टाइम है, परिवार को दें, अपनी हेल्थ पे दें, अपने करियर पे दें. इन फालतू चीजों के अंदर नहीं फंसे ज्यादा. सर, एक एवरेज आदमी के लिए पोर्टफोलियो का क्या रेशियो होना चाहिए? एक एवरेज आदमी जिसको, जो अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करता है, तो उसका पोर्टफोलियो का रेशियो रिस्क वाइज किस तरीके से होना चाहिए? लाइक इक्विटी, डेब्ट फंड या आर्बिट्रेज फंड, जो भी है, मोस्ट ऑप्टिमम जो रेशियो वो कौन सा होना चाहिए सर आपके हिसाब से? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है. और देखिए क्या होता है कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन का बहुत इजी आंसर देने की कोशिश करते हैं. तो एक थ्योरी बन गई कि 100 माइनस योर एज शुड बी इक्विटी एलोकेशन. सपोज आप 40 साल के हैं, 100 माइनस 40, 60% शुड बी इन इक्विटी.
आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं आपको एक बहुत सही तरीके से आंसर देने की कोशिश करूंगा। इक्विटी में कितना अलोकेशन जाना चाहिए? जिस पैसे पे आप 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक की टेम्पररी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो, वो वॉलेटिलिटी 6 महीने चल सकती है, 1 साल चल सकती है, 2 साल चल सकती है, 3 साल तक चल सकती है, वो आप बर्दाश्त कर सकते हो, वो पैसा आपका इक्विटी में जाना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो पैसा आपको रिटायरमेंट के लिए सेव करना है वो पैसा इक्विटी में ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां उसका कोई तोड़ नहीं है इक्विटी के अलावा। रियल एस्टेट डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर लिक्विडिटी का रिस्क है, रियल एस्टेट के अंदर फ्रॉड, बेईमानी सबका रिस्क है, वो अपने को माइंडफुल रहना चाहिए उस चीज। आई एम नॉट सेइंग रियल एस्टेट में पैसा नहीं बनता, बहुत अच्छा पैसा बनता है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन भी अपने को माइंड में रखने चाहिए। तो दूसरा चीज, रिटायरमेंट का पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, 10 साल तक टच नहीं करें उसको कम से कम। इतना पैसा डेट में जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। आप देखो कि आपकी अर्निंग कितनी स्टेबल है, जिस आदमी की अर्निंग जितनी स्टेबल है उतना कम डेट में पैसा डालना चाहिए, वरना एक थंब रूल है, 3 से 5 साल के जो भी आपके खर्चे हैं पूरे परिवार के और बिजनेस के, चाहे वो ईएमआई हो घर की या गाड़ी की, घर के खर्चे, बिजनेस के सारे खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे डेट प्रोडक्ट के अंदर रहने चाहिए हमेशा के लिए, और हर साल आपको असेसमेंट करना चाहिए उस चीज का। लेकिन डेट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिटर्न चेस नहीं करना है, क्योंकि एक आधा टका रिटर्न चेस करने के चक्कर में आप पूरी 100 कैपिटल के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, वो आपको नहीं करना है बिल्कुल। तो जो पैसे आपको 3 से 5 साल तक चाहिए, चाहे छुट्टी के लिए चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, शादी के लिए, जो भी अपना रिक्वायरमेंट है, और उसको रीअसेस करते रहना चाहिए हर साल दर साल, वो पैसा आपको डेट और डेट प्रोडक्ट में रहना चाहिए। उसके बेस पे जो भी एलोकेशन आता है वो आप करिए, और आप करीब 5 से 10% एलोकेशन आपका गोल्ड में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सर फॉर दिस आंसर। सर एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है कि जैसे आलोक एक मिनट, हाँ जैसे बोलिए। ये सिलेक्शन ऑफ फंड्स अपन ने सिलेक्ट कर लिए, वो पैटर्न सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद कभी आलोक जी कहते हैं कि आदित्य बिरला में डालो, कभी बोलते हैं कि निप्पन में डालो, कभी इसमें डालो, तो वो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बेस्ट देखिए क्राइटेरिया देखिए आपको और मैं टू बहुत सेलेक्ट द फंड व्हेन यू हैव सेलेक्टेड द स्कीम्स? देखिए आप 3-4 चीजें ध्यान रखिए। एक्सेप्ट ईएलएसएस, कोई भी क्लोज एंडेड फंड में कभी पैसा मत डालिए, पहला तो ये रूल बना लीजिए लाइफ का अपना, ठीक है। बाय एंड लार्ज एनएफओ अवॉइड करिए, बाय एंड लार्ज एनएफओ अवॉइड करिए। सेकंड चीज ये ध्यान रखिए, अनटिल लेस को जरूर इंटरेस्टिंग उसके अंदर ऑप्शन है, उसके अलावा आप जरूर अवॉइड करिए। थर्ड, जब भी आप स्कीम देखें, आप एक सिंपल सवाल कर लीजिए भैया कि ये स्कीम का मुझे वर्स्ट परफॉर्मेंस 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का दिखा दो। वर्स्ट परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। अच्छा तो परफॉर्मेंस सभी दिखाते हैं कि 1 साल में सबसे खराब रिटर्न क्या दिया, 2 साल में क्या दिया, 5 साल में, डेटा अवेलेबल है, मिल जाएंगे आपको, वो तकलीफ वाली बात नहीं। वो आपको बर्दाश्त है तो उस फंड में पैसा डालिए। पर आप कितना भी दिमाग लगा लें, आपने 10 फंड लिए हैं, आपके 3 फंड बहुत अच्छे रहेंगे, 3 फंड बहुत खराब रहेंगे, 4 फंड आपके एवरेज रहेंगे, आपको एवरेज और अबव एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। वो मेरे हिसाब से वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी पिछले 10 साल का करीब 14.5-15% के आसपास आ रहा है। वो मुझे लगता है कि विद 10% टैक्स और इंस्टेंट लिक्विडिटी इज अ ग्रेट ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से आप ये 3-4 चीजें करें तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, थैंक यू सर। ओके नाउ, और कोई अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, अदरवाइज वी कैन हैव अ वोट ऑफ थैंक फॉर सर। So just last question, if you allow me, Alok. Yes, please Neeraj ji, continue, please sir. Thank you. So, sir, my question is that last year I purchased 20 units approx sovereign gold, and today, if I analysis, it is in minus, approx 5 to 6,000 in minus. So, what do you suggest? Shall I? I mean, it is in demat form. Shall I sell them and invest into a mutual fund, or I should wait? नहीं, आप ऐसा मत करिए। ये आपने जब लिया तो उस टाइम क्या लॉजिक रहा होगा? अक्सर
पीपल डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन प्रिंसिपल, दे इन्वेस्ट के भी गोल्ड बहुत बढ़ गया इसलिए डाल देते हैं, चलो 7 साल में 2-2.5% तो अपने को सरकार दे ही देगी। उसके बाद मैं आपको गोल्ड का बहुत एक अल्टरनेट तरीका बताता हूँ। आलोक, आप इनको मेरा वो गोल्ड वाला वीडियो भेज दीजिएगा। यस सर। देखिए हमने क्या बोला, आप गोल्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एसेट कैटेगरी है। गोल्ड ने पिछले 95 इयर्स में इंडिया में 9% कंपाउंडेड रिटर्न दिया, which in my opinion is a fantastic return for a 100-year period, fantastic return। लेकिन गोल्ड में 10-10 साल का पीरियड रहा कि जब गोल्ड में रिटर्न नहीं आया, 7-7 साल का 8-8 साल का पीरियड रहा जब गोल्ड में रिटर्न नहीं आया। तो जब गोल्ड में रिटर्न नहीं आवे तब गोल्ड में ज्यादा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस असेट कैटेगरी को ट्रस्ट करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी, तो जब खराब दौर है तब आपने पैसा डाला उसमें तो आपका ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा। जहाँ मैं आपको छोटा सा इलस्ट्रेशन, जैसे आपने पिछले साल में 55,000 सपोज उस टाइम दाम था, आपने गोल्ड फंड में डाल दिया, वापस दाम 55 आएगा तो आपका ब्रेक इवन होगा। बट सपोज आपने 46,000 में पैसा डाला, 44 में डाला, 48 में डाला, 47 में डाला, तो आपका एवरेज कॉस्ट 55,000 नहीं रहेगा, वो 40-50,000 के भी नीचे आ जाएगा। तो जब भी गोल्ड 55,000 रह गया तो आपका एब्सोल्यूट गेन बन जाएगा। तो आप ये स्ट्रेटेजी गोल्ड में अडॉप्ट करें। आलोक, अपने सारे जो इन्वेस्टर उनको मेरा गोल्ड वाला वीडियो भेज देना। 8-9 मिनट का वीडियो है, मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया और उसमें इंग्लिश सबटाइटल भी है, आप उसको देखो। मैंने इसमें गोल्ड की 300 साल की पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन की है, आप वो देख के फिर दिमाग लगाइए। तो आपने अगर सॉवरेन गोल्ड फंड में पैसा डाल दिया तो आप उसको रखे रहिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इस दाम पे निकालने की एडवाइस मैं नहीं दूंगा, इस दाम पे एक्चुअली मैं इन्वेस्ट करने की एडवाइस दूंगा गोल्ड। Sure, sir. Thank you so much. Okay, now I request Rajesh Uncle to give final voting remarks to sir. सर एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेके कितना कितना परसेंटेज किसमें होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ आई एम इन्वेस्टिंग 100 रुपीज, तो व्हाट विल बी द एफडी रेशियो, व्हाट विल बी द इक्विटी रेशियो एंड व्हाट विल बी द सेविंग रेशियो? तो सेविंग भी रिक्वायर्ड है जस्ट फॉर ए डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए। देखो वो वैसे रेशो करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर कोई आदमी है उसका 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उसके लिए रेशो का मतलब ही नहीं है, बिकॉज ही कुड बी 99% इनटू इक्विटी। राइट, आई टोल्ड यू, आपकी नीड के बेसिस पे आपको 3 से 6 महीने का पैसा हमेशा इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी फंड में रखना चाहिए। वो पैसा लिक्विड में हो सकता है, बैंक एफडी में हो सकता है, या बैंक अकाउंट में हो सकता है। 3 से 5 साल का पैसा जो आपका सारा कैश फ्लो रिक्वायरमेंट है 3 से 5 साल का, अनटिल अनलेस आपका एकदम सिक्योर जॉब है, राइट, तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो भी 3 से 5 साल के आने वाले करते हैं, जैसे बच्चों की शादियां करनी है अपने को या कुछ भी करना है, वो पैसा आप डेट के अंदर हमेशा रखिए, ठीक है ना। और डेट में आप रिटर्न इनहांस करने की दिमाग मत लगाइए। जो पैसा 5 साल के ऊपर का है, जो पैसा रिटायरमेंट का, वो आपको इक्विटी में ही रखना हमेशा। ओके। उसको देखिए, कोई बोलते हैं 60 साल के बाद आप इक्विटी एलोकेशन कम कर दो। आई डोंट बिलीव इन दैट। लेट्स अज्यूम कि आपका 60 साल का उम्र हुआ और उस टाइम मार्केट पीक पे था, राइट, आपने पैसा निकाल लिया 30%, 40%, पूरा खाली कर, जो भी आपने किया, ठीक है ना। आप जब रिटायरमेंट का पैसा निकालते हो तो आप एक दिन में तो निकालते नहीं, आपको तो मंथली रिक्वायरमेंट है ना। राइट, राइट, और आपका मंथली रिक्वायरमेंट 20 साल तक रहेगा। राइट, अगर आपने 2008 के पीक में पैसा निकाल लिया होता मार्केट पे, आप बहुत बड़े हीरो लगते। लेकिन आपने पैसा डाला नहीं, अभी 55,000 हो गया सेंसेक्स, क्या करोगे? क्योंकि आप तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे हो ना। आपका 1 करोड़ का कॉर्पस सपोज इकट्ठा हो गया, आपको 50,000 रुपया महीना निकालना है, राइट। अगर वो इक्विटी में रहने देंगे तो 20 साल या 25 साल 30 साल तक उस पैसे को ग्रो करेंगे, ओके, है ना। तो वो चीज का ध्यान रखिए आप। हाँ सर, तो मार्केट के अभी सेंसेस प्लस जाएगा या स्टेबल हो जाएगा या कुछ माइनस की साइड रहेगा? क्या व्यूज हैं सर, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? देखिए सर, मैं आपको एकदम बहुत ही सिंपल गणित समझाता हूँ। मैं HDFC ग्रुप में काम करता था, राइट। HDFC के चेयरमैन मिस्टर दीपक पारिक थे, जी, हैं, अभी भी हैं। सपोज मैं उनसे लिफ्ट में मिलूं और दीपक पारिक से अच्छा HDFC समझता नहीं होगा कोई मेरे हिसाब से, उनकी कंपनी से फैक्ट है अगर सर। मैंने
मैं उनसे पूछूं कि सर आपकी कंपनी का भाव क्या रहेगा कल या 1 महीने 1 साल बाद, उनका क्या जवाब होगा? मार्केट ऐसा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। Right. अब HDFC की कंपनी का भाव क्या रहेगा वो दीपक पारेख जी को मालूम नहीं है। राइट HDFC लिमिटेड जैसी 50 कंपनियों से निफ्टी बनती है, राइट उसके ऊपर 50,000 रुपए सैलरी वाला आदमी ओपिनियन दे रहा है, राइट तो ओपिनियन देने वाला होशियार है या ओपिनियन लेने वाला होशियार है, समझ लीजिए आप। राइट तो ये एक बहुत अच्छा शेयर है निदा। आपको मैं बोल सकता हूँ क्या रहने वाला है, लेकिन निदा फाजली साहब का बहुत अच्छा शेयर है कि कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया। सर आपको कभी भी होगा सर? नहीं कभी नहीं, मैं दूसरों का बता रहा हूँ। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट में 3-4 चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहला ध्यान रखना चाहिए कि कभी लीवरेज मत करिए। राइट दूसरा ध्यान रखिए कि कोई भी एसेट क्लास का प्रेडिक्शन पे मत जाइए। ओके जब आप इन्वेस्टमेंट करें इस बात पे जाइए कि व्हाट वर्स्ट कैन हैपन। ओके तो अगर आप अपना दोस्त को पैसा दे रहे हो, भाई को पैसा दे रहे हो, रिश्तेदार को पैसा दे रहे हो, तो व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, अगर आप वो उस टाइम सोचेंगे तो आप वर्स्ट क्या हो सकता है कि पैसा वापस नहीं आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, मैं उतना ही दूं जितना मुझे खोने का डर है। राइट व्हेन यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, व्हाट वर्स्ट कैन हैपन कि प्लॉट डिस्प्यूट में चला जाएगा, लिक्विडिटी नहीं रहेगी। अगर ये दिमाग में लगा के चलेंगे, you take that much care. What worst can happen in equity? The portfolio will go down 10%, 20%, 30%, 40%, 50% temporarily. Right. It will go down for 1 year, 2 year, 3 years and 5 years. तो आप क्या करेंगे, जो 5 साल का नीचे का पैसा इक्विटी में नहीं डालना। ओके बाकी सब कहानी है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था, लास्ट क्वेश्चन। इससे जस्ट फॉर एग्जांपल अभी कोई स्टॉक लिया और आने वाले महीने 2 महीने में स्टॉक अच्छी ग्रोथ पे आ गया एंड द कंपनी इज आल्सो गुड, इफ सपोज द कंपनी इज आल्सो गुड, तो शुड वी मेंटेन द स्टॉक और उस स्टॉक से बाहर निकल जाएं? देखिए सर, आप कितना भी करो, आप अपनी जिंदगी में इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे। फैक्ट है वो तो। बस तो देन व्हाई टू, मैं जैसे बोला, आपके पास 15 मिनट समय स्टॉक मार्केट पे लगता है, अपनी बीबी के साथ स्पेंड करिए, बच्चों के साथ स्पेंड करिए, ये काम एक्सपर्ट को करने दीजिए। राइट सर, थैंक यू। Thank you, sir. And now Rajesh ji will see. सर्वप्रथम मैं अपने परम मित्र विजय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे एक ही आग्रह पर तुरंत मेरा निवेदन स्वीकार करा और काफी हमें अच्छी अच्छी जानकारियां दी और काफी भ्रांतियां दूर करी कि किस तरह से हमें निवेश करना चाहिए, क्या क्या हम गलतियां करते हैं, और आगे भी हम इससे और अच्छी मीटिंग करेंगे और ताकि निवेशकों को और उनके काफी जवाब अच्छा मिल सके। थैंक यू विजय मंत्री। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल। विजय सर को वापस से मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाला। एंड आई वुड लाइक टू ग्रीट ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस मीटिंग। और काफी अच्छा लगा आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और इस मीटिंग में जुड़े। सर आपसे बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, दीपक सर, सर। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू राजेश जी एंड राकेश जी। राजेश जी से बात हुई, राकेश जी को देखा बहुत सालों बाद, बहुत अच्छा लगा और आई एम मोर कीन टू विजिट यू नाउ इन अजमेर। लेट अस सी व्हेन टाइम परमिट्स एंड थिंग्स बिकम ऑलराइट। I do extend my personal invitation to all of you. Please visit Jammu and Vaishno Mata. Stay with us. It's your home and family. So we look forward to have you, host you, and I do want to visit you all. Take care of yourself. Your health and well-being is more important than anything else. राकेश जी ध्यान रखिए, बहुत खुशी हुई देख के आपको, बहुत ज्यादा। टेक केयर। अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए राकेश जी। थैंक यू सर। बाबू जी ठीक है? वेरी गुड, फाइन सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आई वुड लाइक टू लॉग आउट। ओके, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। आलोक जी, we will wait for the next invitation. Sure sir, sure. We'll definitely have such session, more sessions.
थैंक यू। हैं? और वो 3 साल के रिटर्न भी भेजने हैं जिनके ये बाइफरकेशन हुआ ना, ये इस इनकम को पुराने सालों में दे जाएंगे। वैसे तो आपकी जो इनकम आ रही है ना, ये आपकी इनकम जो आ रही है ना, ये इनकम जो आ रही है ये आपके ऑलरेडी 20% में है। इसको पुराने सालों में भी ले जाएंगे तो 20% में ही जाएगी, कोई बेनिफिट मिलना नहीं है बहुत ज्यादा। फिर भी मैं चेक कर लूंगा। आपके रिटर्न कितने सालों से, 4-5 सालों से भर रहे हो?